ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको हर समय काम आएगी। और आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, आपको सिंपली एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं, मार्केट को ट्रेंड को अगर आप समझते हैं या आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ये स्ट्रेटजी सिंपल है जो आप डेली यूज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। ये एकदम रेडीमेड अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, ना ही आपको कोई ट्रेंड बनाना है, ना ही आपको कोई लाइन चार्ट बनाना है, ना ही इस तरह से कोई मूविंग एवरेजेस जिस तरीके से मैंने प्लॉट किए हैं उस तरीके से आपको कोई यूज़ करना है, और ना ही आपको चार्ट देखना है। इसकी कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उस स्टॉक को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना है, उसके मूविंग एवरेजेस को समझना है। अगर उतने आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, इतना पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, इतना पेपर वर्क आपको राइटिंग में करना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपको काम देगी। और मैं इतना कह सकता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो कम से कम आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है। तो मैंने आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है, जहां से पहले हम ये समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये समझना है। और उसके बाद में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना अधूरा ज्ञान लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एंट्री और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लेंगे, लेकिन आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहाँ करना है ये अगर नहीं समझेंगे, तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी इस वीडियो को समझने में और काम करने में। ये देखिए, जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगाया है, तो अगर हम ये चार्ट को देखें तो ये लास्ट कुछ महीने का चार्ट है, और जिस जगह से ये यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए नज़र आया, नीचे के लेवल से ये रिट्रेस होते हुए नज़र आया, आपको वही ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पे आपको एक पिंक ट्रेंड लाइन देखने मिल रही है इस जगह पे, वहीं आपको एक ब्लू जो लाइन है ये आपको देखने के लिए मिल रही है, ब्लू ट्रेंड लाइन। और वहीं पर मैंने ये जो नीचे में जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पहले इसको नाम दें A B C D E, इसे F और इसे G, अगर हम इसे नाम देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने में, समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होगी, और आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे किस तरीके से काम करना है। अब अगर हम देखें A ट्रेंड लाइन, तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से गया अपसाइड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने फेस किया। रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहाँ से स्टॉक वापस नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। जब तक वहाँ पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक बार के लिए स्टॉक रुक जाएगा, या उसे हर्डल फेस करना होगा, या ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसके ऊपर वो स्टॉक नहीं जा पा रहा है, तो उस एरिया को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। अब ये रेजिस्टेंस जोन कैसे बनता है या सपोर्ट जोन कैसे बनता है, ये बनता है डिमांड और सप्लाई से। ये सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी चीज़ का प्राइस कब बढ़ता है, जब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सिंपल सी बात है, तब उसके प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं। अगर रिवर्स हो जाए, अगर हम इसे रिवर्स ले लें कि डिमांड इसकी कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो स्टॉक प्राइजेस या कोई भी चीज़ के प्राइजेस जो है वो नीचे आने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो हर रेट में माल लोग बेचने के लिए रेडी होंगे। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से चलता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे जो ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, ये वही डिमांड एंड सप्लाई जोन्स है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए हमको देखने के लिए मिला। फिर इस जगह से जहाँ पे इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, उसी जगह से अगर देखें तो वापस ये स्टॉक अपसाइड इसने सपोर्ट लिया और वापस अपसाइड आना शुरू किया। इसने फर्स्ट अटैम्प्ट करी, फेल हो गया, सेकंड अटैम्प्ट करी, फेल हो गया, थर्ड अटैम्प्ट के अंदर में गैप से खुला, और गैप से खुलने के बाद में फिर से अपसाइड जाता हुआ दिखाई दिया। फिर से इसको इस एरिया के अंदर में एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करने मिला। अब ये रेजिस्टेंस किधर से आया, ये इस गैप से आते हुए दिखाई दिया। ये जब गैप था, इसने ये गैप फिल किया, और जब भी गैप फिलिंग होती है तो वो हमेशा स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ या प्राइजेस नीचे के आते तरफ आपको एक बार दिखाई देंगे। तो ये रेजिस्टेंस इसको एक गैप से मिला, ये गैप इसने फिल किया और वापस करेक्शन दिखाई। जैसे ही करेक्शन हुआ, एक फिर से शार्प बाउंस बैक आपको देखने मिला, और सेकंड अटेम्प्ट में फिर से ये जो लेवल था, ये लेवल इसने क्रॉस करके अपसाइड जाने की कोशिश करी। फिर से यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट देखेंगे तो लास्ट दो कैंडल्स के लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, और वही पॉइंट इसका एक रेजिस्टेंस जोन था जहाँ से ये गिरा
और फिर वापस इसने नीचे के जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर वापस अपसाइड जाता हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पे एक गैप था, यहाँ पे कंसंट्रेट किया, ज़्यादा गिरावट यहाँ से नहीं दिखाई, फिर से वापस नीचे थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर वापस अपसाइड आते हुए दिखाई दिया। फिर से यहाँ पे आपको गैप देखने मिल रहा है, फिर ये गैप यहाँ पे फिल होने के बाद में कंसंट्रेट हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दिया। और फिर यहाँ पे वापस जो हमारा 11,800 का लेवल आते ही जो यहाँ पे एक शार्प हमने फिर से फॉल देखा, वो हमको यहाँ देखने मिला और फिर भी यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए एक रेंज में दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि हर बार एक स्टॉक जो है एक ट्रेंड बनाते हुए चल रहा है और क्लियरली ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपको देखने के लिए मिल रही है कि इसके जो लोज हैं आप देखेंगे तो जॉइंट यहाँ पे बनते हुए आ रहे हैं। अगर आप हर लोज को अगर मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड होते हुए नज़र आ रही है। तो यही आपका सपोर्ट लाइन हो गया कि इसी लाइन से बार बार स्टॉक जो है, मार्केट जो है या स्टॉक है जो भी, वो अपसाइड जाते हुए दिखाई दे रहा है। वही सिमिलरली अगर पिंक कलर की लाइन को देखें तो यहाँ से भी एक सपोर्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है। साथ में ये हो गया ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वहीं पे अगर हम नॉर्मल अगर इनकी बात करें, जो हमने नीचे में सपोर्ट्स बनाए हैं, सपोर्ट या जो रेजिस्टेंस बनाए हैं, वो क्लियरली आप देख सकेंगे कि यहाँ पे हर बार इस लाइन जो लाइन हमने ड्रॉ करी है यहाँ से बाउंस बैक करते हुए नज़र आ रहा है। चाहे उन्होंने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया हो, चाहे अपने जो सपोर्ट है जिसे हम ब्रेकआउट लेवल कहते हैं, ब्रेकआउट लेवल के आसपास उन्होंने सपोर्ट लिया हो, वहाँ से हमेशा बाउंस करते हैं। तो सपोर्ट होता है वो जगह जहाँ से एक बार स्टॉक रुकता है और फिर वापस रिवर्स होता है और वापस बाउंस बैक होता है। और रेजिस्टेंस वो एरिया होती है जहाँ पे स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो वहाँ पे रुकता है, वहाँ से करेक्शन करता है और फिर वापस अपने सपोर्ट के आसपास फिर से बाउंस बैक करने का दम रखता है। तो सपोर्ट से आपको हमेशा एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है और रेजिस्टेंस से हमेशा आपको एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ गया है तो आपको हर बार सपोर्ट से बाउंस मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि हमें एंट्री कब करनी है, हमें किस जगह पे एंट्री करनी है, किन लेवल्स पे एंट्री करनी है, कहाँ पे फिर वापस एग्जिट करना है, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि हम ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ से निकालें। मैं टेक्निकल जानकारी रखता हूँ, मैं मार्केट को 24 घंटे फॉलो करता हूँ, इसलिए मुझे ये ट्रेंड लाइन बनानी आती है, ये सपोर्ट बनाने आते हैं। लेकिन एज अ रिटेल ट्रेडर जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से ये चीज़ निकालेंगे, वो उनको डेटा कहाँ से मिलेगा। तो इसका एकदम सिंपल तरीका है और मुझे लगता है कि ये ज़रूर आपको समझ में आएगा और बहुत ईजी है फॉलो करने के लिए, तो आप इसे फॉलो कर पाएंगे। और साथ में लेकिन एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है मूविंग एवरेजेस। मैं जनरली सिंपल मूविंग एवरेजेस प्रेफर करता हूँ रादर देन एक्सपोनेंशियल। एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। बट एक जिस्ट में बता देता हूँ कि सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, जो ओपन और क्लोज जो प्राइस होता है उसका एक सिंपल एवरेज कर लेता है। जैसे लास्ट 10 दिन का अगर जो 10 दिन की जो क्लोजिंग है वो आपको उसी तरीके से दिखाई देगी। लास्ट 10 दिन की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग को हम ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। तो लास्ट 10 अगर 20 दिन की क्लोजिंग देखें तो उसका एवरेज आ रहा है 11,470। वही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि अगर डे 1 से लेकर डे 20 तक हम बात कर रहे हैं तो वेटेज जो है वो हम ज़्यादा देते हैं 20 को और कम वेटेज देते हैं 1 को। इसका मतलब है कि अगर आज कल का जो प्राइस है उसको हम ज़्यादा उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे रादर देन जो एक तारीख से शुरू हुआ है या फर्स्ट डे से शुरू हुआ है तो उस पर हम कम वेटेज देंगे। तो इस तरीके से ये आगे से आगे बढ़ते रहता है। जो रीसेंट प्राइजेस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। वहीं सिंपल मूविंग एवरेज में सिंपल जो अभी लास्ट 20 दिन के प्राइजेस हैं इसको एवरेज कर लिया जाता है और कंप्लीटली उसी के ऊपर में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लिया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रिसेंट के प्राइजेस होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है और प्रीवियस जो प्राइजेस होते हैं उन पे कम फोकस होता है। इसका मतलब आप अगर हम समझें, मान लीजिए 1, 2 से लेकर 20 तक आते हैं तो हम इसे नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज में हम 20 डेज़ का जो भी एवरेज होता है डिवाइड बाई 20 कर लेते हैं। ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है अगर 1 से लेकर 20 है तो हम उसे इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसे कैलकुलेट करते हैं वेटेज देके 1, 2, 20। अभी इसको हम मैक्सिमम वेटेज देंगे, इसको फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम करते करते 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में जो निकलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे 20 इंटू 20 जो कि निकल के आएगा 4000। उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकलेगा।
हालांकि ये एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि जो प्राइजेस है वो रिसेंट पे हम फोकस करते हैं एक्सपोनेंशियल में, और वहीं पे सिंपल मूविंग एवरेज में नॉर्मल जो ऐड करके हम डिवाइड करते हैं, बस वही है, यही फ़र्क है। तो मैं प्रीफर करता हूँ सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा देन एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हैं और ज़्यादा ओवरऑल मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं रेदर देन रिसेंट, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे लगता है कि सिंपल मूविंग एवरेज ज़्यादा फॉलो करता है। अगर आप देखेंगे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ही पूरा मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से ये ब्रेकआउट करने के बाद में ऊपर आया है, आप देख सकते हैं कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ही इसे ऊपर में ट्रेंड करते हुए लेके आया है मार्केट को। और जब भी जैसे नीचे जाता है, नीचे एक सपोर्ट अवेलेबल रहता है, फिर से ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में आ जाता है। इसलिए मुझे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल ऐसा लगता है कि ये एकदम एक अच्छा ट्रेंड है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इससे भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आएगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें निकालेंगे कैसे? मैंने चार्ट पे प्लॉट कर लिया, लेकिन अगर आप कि कोई ऑलरेडी पोजीशन है या कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है जिसमें आपको पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट है, तो कहाँ से आप निकालेंगे ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं investing.com की वेबसाइट के ऊपर में, और मैं आपसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लें, और यहाँ पे आपको जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जिस टेक्निकल्स की हम बात कर रहे थे, ये आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगे। आपको और कोई टूल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट के ऊपर में लेके आया हूँ। तो हमारा यहाँ पे प्राइस जो है वो पहले हम देखते हैं क्या है। हमारा प्राइस है 2306 का क्लोजिंग, फ्राइडे की ये क्लोजिंग है, ठीक है। अभी फ्राइडे की क्लोजिंग हमने समझ ली। अब फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डे की रेंज क्या थी। डे की रेंज है 2276.55 और 2319.45। क्लियर है? आप ये नोट करके रख लीजिए, 2276.55, 2319.45। इसका मतलब आप एक ग्राउंड फिगर में पकड़िए 2276, 2319। अब हमें इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा यहाँ पे। आप जैसे ही कोई भी यहाँ पे सर्च करेंगे, मान लीजिए रिलायंस आप सर्च करते हैं, आपने यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया, इसकी आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये चार्ट आपको निकल के आएगा और यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप टेक्निकल्स पे क्लिक करेंगे। टेक्निकल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सीधा, पहले तो अगर आपको समझना है मूविंग एवरेजेस क्या चल रहे हैं स्टॉक के बारे में, जहाँ से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आएगा, तो डेफिनेटली आप 5 दिन 10 दिन ये सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं यहाँ पे सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों दिए हुए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा सिंपल प्रेफर करता हूँ, एक्सपोनेंशियल थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ब्रॉड मार्केट में मुझे लगता है सिंपल ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो यहाँ पे 5, 10, 20, 50, 100, 200 तक के पूरे मूविंग एवरेजेस दिए हुए हैं, और ये मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अभी इसके अंदर में क्या पोजीशन बनानी चाहिए ये आपको बता रहे हैं। हालांकि इन पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। अगर ये सेल बोल रहे हैं या बाय बोल रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर सेल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो रिव्यू करनी चाहिए कि किस पोजीशन के ऊपर में आप खड़े हैं, क्योंकि हमारी क्लोजिंग थी 2303 पे। तो अगर हम देखें तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे में क्लोज हुई है। 50 डे, 20 डे, 100 डे, 5 डे, ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे में क्लोज हुआ है, इसलिए इन्होंने सेल का टारगेट दिया। बट इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे। बट डेफिनेटली अगर मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है तो यहाँ पे जो ट्रिगर है वो खराब होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वहीं एक्सपोनेंशियल में देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल में 5 डे में बाय आ रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे दो जो सिग्नल है ये अलग अलग मिल सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्लोजिंग जो हुई है दैट इज ओके, वो आपको फॉलो करना है। बट नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या वो इन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? अगर ऊपर जा रही है तो डेफिनेटली आपको इसे कंसिडर नहीं करना है, बट इसे जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह लेना है। तो आपको जैसे 2303 पे क्लोज हुआ तो यहाँ पे आपको अगर अपनी लॉन्ग थी तो अनवाइंड कर लेनी चाहिए, बट सेल करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू। अब आ जाते हैं हम इसके पाइवट पॉइंट्स पे। पाइवट पॉइंट जो होते हैं यही इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सिर्फ जो दिए हुए हैं उसे ही फॉलो करना है। तो अगर हमें फ्राइडे को ट्रेड करना था, फ्राइडे को अगर ट्रेड करना है तो ये सारे फिगर जो है वो वैलिड है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे, जिस दिन आप ट्रेड करेंगे उस दिन आप इसमें खोल के मार्केट आवर्स के टाइम पे आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं। ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ फिबोनाची, जो इसके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ये मैं प्रेफर करता हूं, और ये जनरली मार्केट में सब लोग फॉलो करते हैं। इसकी अगर हम देखें तो हमारी जो रेंज थी 2276 से लेकर 2319 थी। अगर हम इसका थर्ड सपोर्ट देखें तो 2276 हमको दिखाई दे रहा है। वहीं पे 2319 जो है वो हमारा R2 है।
माने सेकंड रेजिस्टेंस, और क्लोज हमारा हुआ है 2303 के ऊपर में। तो यही हमारा पाइवेट पॉइंट था। तो एग्जैक्टली पाइवेट पॉइंट के ऊपर में क्लोज हुआ है, इसका मतलब है कि सारे सपोर्ट्स के ऊपर में क्लोज हुआ है। और ये क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है कि अभी सपोर्ट बना हुआ है, इसमें इस गिरावट जो है, जो हमें मूविंग एवरेजेस बता रहा है वो सही नहीं है, और यहाँ पे जो ये गिरावट है ये कंसंट्रेट हो सकती है और यहीं पे रुक सकती है और वापस स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। अब हमें एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें एग्जिट करना है जब सपोर्ट 2 होता है, ये ब्रेक होता है तब। अगर सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाता है इसके नीचे, अभी इंट्राडे के अंदर में पहले हमें डिसाइड करना है कि हम इंट्राडे में काम करना चाहते हैं कि पोजिशनल काम करना चाहते हैं। अगर हम पोजिशनल काम करते हैं तो हमें एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग होती है, माने सेम उस दिन की जो क्लोजिंग होती है उसके हिसाब से एग्जिट करना है। अब ये डिपेंड करता है, अगर सारे सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं या सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाता है, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग अगर हमें लगता है कि सपोर्ट 2 के नीचे होने वाली है, तो हम लास्ट 5 मिनट में एग्जिट कर सकते हैं रैदर देन नेक्स्ट डे। लास्ट 5 मिनट में एग्जिट कर लें रैदर देन नेक्स्ट डे। अगर नहीं कर पाते लास्ट 5 मिनट में एग्जिट, तो नेक्स्ट डे आप एग्जिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड के लिए 5 मिनट्स कैंडल जो है, ये इसकी अगर क्लोजिंग कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे होती है तो हमें एंट्री और एग्जिट करना है, तो ये 5 मिनट्स की कैंडल कब कब बनती है, ये 5 मिनट्स की कैंडल बनेगी 9:20 पे, 9:25 पे, और एवरी सो ऑन 3:30 तक ये कैंडल बनते हुए नज़र आएगी। तो इसीलिए हमें जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे में अगर क्लोजिंग होते हुए मिले, अब क्लोजिंग होते हुए तुरंत अगर फिर से उसे फॉलो अप मिले तभी हमें एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉलो अप नहीं मिला और जैसे नेक्स्ट कैंडल, अगर सपोज कीजिए ये प्रीवियस कैंडल है, ये क्लोज हुई है 2285 पे, तो ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। बट अगर कैंडल, फॉलोइंग कैंडल अगर ऊपर खुल जाती है और वो वापस ऊपर आ जाती है, तो हमें एग्जिट नहीं करना है। हमें वेट करना है कि फॉलोइंग कैंडल कहाँ ओपन होती है और उसका ट्रेंड क्या लग रहा है हमें। अगर वो नीचे जाते हुए लग रही है हमें, तो हमें एग्जिट करना है, अदरवाइज पोजीशन होल्ड करनी, क्योंकि एक बाउंस बैक के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मुझे जनरली जो एग्जिट पॉइंट है वो है सपोर्ट 2 का। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आप क्लोज कर लें, और एंट्री पॉइंट जो है वो है R1 के ऊपर में क्लोज जब हो 2313, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। इस जगह पे S1 से लेकर S2 तक, S1 से लेकर R1 तक हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। और हमें ये समझना होगा कि कभी भी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर में अगर कंसोलिडेशन होता है, जैसे सपोज कीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये पाइवट पॉइंट है, ये सपोर्ट है, अगर स्टॉक यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक होता है R1, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेक होता है का मतलब है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ये हम यहाँ पे बाय करते हैं तो R2 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर ये R2 भी पार करता है तो R3 हमारा सेकंड टारगेट होगा। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे R2 में पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं और R3 में फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। वहीं पे पाइवट पॉइंट के आसपास अगर रहे तो बिल्कुल भी एंट्री और एग्जिट नहीं करनी है, और सपोर्ट 1 जो है यहाँ पे भी आपको कोई एंट्री एग्जिट नहीं करनी है। सपोर्ट 2 पे अगर आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिले कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये S2 है, स्टॉक गिरते गिरते यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, अभी वापस यहाँ से आपको रिवर्सल लगे तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सपोर्ट 2 से रिवर्सल जब होता है, अगर 2286 से अगर रिवर्सल होता तो हम डेफिनेटली बाय करते, क्योंकि अगर आप देखें जैसे हमने देखा कि 2276 तक स्टॉक जाके आया और उसके बाद में वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी लेंगे, हम समझेंगे इंट्राडे चार्ट से रिलायंस के। मैं आपके सामने इंट्राडे चार्ट्स लगाता हूँ रिलायंस का, वहाँ से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एंट्री और एग्जिट कर सकते थे। तो मैं आपके सामने 5 मिनट चार्ट लेके आता हूँ। अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो 5 मिनट चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है इंट्राडे, और आप क्लियरली देखेंगे कि ये 18 तारीख का जो चार्ट है यहाँ से शुरू होता है और इस तरीके से ट्रेड हो रहा है। और पूरा दिन हम देखें तो अपने जो इसके पाइवट पॉइंट थे इसके ऊपर में ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था। तो पाइवट पॉइंट के ऊपर में आप कभी भी लेंगे तो आप हमेशा फंस सकते हैं। वहीं पे जैसे सपोर्ट 2 की हमने बात करी, अब यहाँ पे कैंडल देखें, हमारा सपोर्ट 2 था 2286 पे। अभी हमको यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे जस्ट बाउंस होके सपोर्ट 2 जो था, सपोर्ट 3 था, सपोर्ट 3 से एग्जैक्टली बाउंस होके यहाँ से रिवर्स होते हुए नज़र आया। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है,
आप ये देख सकते हैं 2286 के एग्जैक्टली ऊपर में ही क्लोज हुई है ये कैंडल। ये जैसे ही क्लोज हुई है वहां से आपको शार्प बाउंस बैक देखने मिला 2310 तक। तो इस जगह पे आप बाय करेंगे और हमें एग्जिट करना है R1 पे। हमारा R1 था, अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारा R1 आता है 2313 पे। तो हमारा एग्जिट पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली उसके नीचे होना चाहिए 2313 तक। लेकिन ये अगर हम देखें तो 2309 इसने क्रॉस नहीं किया, यहीं से वापस तुरंत नीचे आते हुए दिखाई दिया। तो हमारा जो सपोर्ट पॉइंट था, जो पाइवट पॉइंट था 2303, ये मैक्सिमम हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। तो हम अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं 2289 के आसपास और अगर 2303 पे भी हम एग्जिट करते हैं तो हमें कितने पॉइंट यहाँ पे मिले, हमें यहाँ पे 14 पॉइंट मिल चुके हैं। अगर हम एक फ्यूचर की लॉट भी लेते हैं तो 500 की लॉट है, 7000 रुपया हम यहाँ कमा सकते हैं। देखिए ये ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शंस में किस तरह से ट्रेड लेना है ये पूरा सब्जेक्ट मैटर अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। हम इंट्राडे चाहे स्टॉक्स में अगर काम करें, चाहे कैश मार्केट में काम करें, चाहे फ्यूचर्स में काम करें, ये आपको काम आते हुए दिखाई देगी। तो 14 पॉइंट्स हमको यहाँ मिले। 14 पॉइंट्स अगर हम 100 शेयर्स भी लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 1400 रुपये बनते या हमारे 700 रुपये बनते इस तरीके के। तो इस तरीके से हम इंट्राडे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें लेवल्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के थ्रू हम काम कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ICICI बैंक का। तो 368.85 इसका क्लोजिंग लेवल है और यहाँ पे हम देखें इसके डे की रेंज है 364.55 और अपर रेंज है 374.65। अब यहाँ पे क्लियरली हमको देखने मिलेगा, जब हम टेक्निकल्स देखेंगे तो वही लेवल्स हमको फिर से देखने के लिए मिलेंगे। तो हम फिर से आ गए हैं नीचे में पाइवट पॉइंट्स पे और फिबोनाची जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट 1 जो था 364.39 था और सेकंड सपोर्ट 363.15 पे है। वहीं पे R1 जो है 372 है और R2 374 है। तो हमारी जो डे की रेंज थी वो 364 से लेकर 374 की थी। तो यहाँ पे R2 आपको देखने मिल रहा है और S2 देखने को मिल रहा है और आपको रेंज कंप्लीटली समझ में आ रही है कि स्टॉक्स जो है वो जनरली S2 से लेकर R2 के बीच में ट्रेड करते हैं। लेकिन हमें ट्रेड कब और कहाँ कैसे लेना है वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो किस तरीके से लेंगे ये हम चार्ट के ऊपर में देखते हैं। तो 18 तारीख का जो ट्रेड है वो हमारा इस रेंज के अंदर में है और यहाँ पे अगर देखें तो ये पाइवट पॉइंट के आसपास ही ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा था, उसके ऊपर में ही ट्रेड कर रहा था। अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एक ट्रेंड जो है वो नहीं बन रहा था और अचानक से हमने देखा कि यहाँ पे सेलिंग हुई 364 के आसपास, इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस ये अपसाइड आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो सपोर्ट से रिवर्सल हमको दिखाई दिया वहाँ पे हम इसे बाय करेंगे। हम बाय करेंगे इसको इस जगह पे जो कि 366.5 आ रही है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमने डिस्कस किया था 374 पे है। R2 जो है वो 374 पे है और R1 जो है वो हमारा 372 पे है। तो यहाँ पे 372 से आपको फिर से अच्छी खासी गिरावट देखने मिली, इसलिए हमारा एग्जिट पॉइंट जो है वो अराउंड 371 के आसपास होना चाहिए। तो 366 पे हमने खरीदा और 371 हमने एग्जिट किया। अगर हम लोअर भी एग्जिट करते हैं, अगर आप 370.5 भी अगर आप पकड़ते हैं तो यहाँ से 4 पॉइंट्स हमको एक स्टॉक में मिल गए जो कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। अगर हम इस तरीके से भी निकालते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, अगर आप देखें कि क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर हम निकालें तो भी 1% के आसपास आप रिटर्न निकाल सकते हैं। और अराउंड हम पॉइंट्स की अगर बात करें तो इंट्राडे के अंदर में डेफिनेटली अगर आप इसमें 100 शेयर्स भी खरीदते तो 400 रुपये आपके इसके अंदर में बन जाते विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 368 और ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट्स है। इसीलिए हमें पूरे मार्केट में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जब ये स्टॉक्स आते हैं तो हमें काम करना है। सपोर्ट के ऊपर में हमको क्लियरली रिवर्सल पे बाय करना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाय ऑन रिवर्सल, सपोर्ट पे हमको क्लियरली बाय ऑन रिवर्सल करना है और जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे सेल करना है, सेल ऑन रिवर्सल और एट लो पॉइंट। अगर उसके ठीक एग्जैक्टली नीचे में है, रेजिस्टेंस के ठीक नीचे में है, आपको जहाँ पे मौका मिले आप एग्जिट कर ले। लेकिन ये ऑन पेपर जब आप लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि ये फ़ायदा होगा और आपको सिर्फ इतने से ही चीज़ के साथ में इंट्राडे में आप ट्रेड कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये इसके लिए पेशेंस, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह आप जब उठेंगे तो आपको अगर सब रेजिस्टेंस में मिलेगा तो आप बेच देंगे। इस तरीके से हमें काम नहीं करना है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड समझना है। मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो हमें सेल करना है, अदरवाइज़ हमें नहीं करना है। अगर हम सेल पॉइंट की बात करें तो 372 जो हमारा लेवल था
अगर हम यहाँ पे देखें 372 हमारा जो लेवल था ये R1 था, और जब इसने ये ब्रेक किया तो उसके बाद में नीचे गया। अगर बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है तो हम सेल करके चल सकते हैं। अगर हम 372 के ऊपर में सेल करते तो जिस तरह से फ्राइडे को हमको पता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव था, तो हम यहाँ पे सेल करके चल सकते थे। यहाँ पे 372 जैसे ही ये ब्रेक करता है, आप देखें कितनी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ देखने के लिए मिली है, और 367 के आसपास या 366 जहाँ पे हमारा जो सपोर्ट लेवल था S1 और S2 जो है, इसके आसपास हम अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से भी जब गिरावट में भी अगर देखें तो 4 से 5 पॉइंट आराम से मिल सकते थे विदाउट एनी रिस्क। तो ये एकदम रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जनरली ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन के अंदर में नहीं होगा। आप पेपर ट्रेड करके कर सकते हैं। आप जो बहुत सारे फ्री ऐप्स आते हैं जिसमें आपको किस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे मनी भाई है, मनी कंट्रोल का, तो बहुत सारी जगह पे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसे आप पेपर ट्रेड करके एक बार इसे आप एक्सप्लोर करिए, और तब मुझे लगता है कि आपको किस तरह से पोजीशंस लेनी है ये एग्जैक्टली आपको क्लियर होते हुए नज़र आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पे वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको जिस तरह से बेनिफिट मिल रहा है और भी लोगों को मिल सके, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।